वेरी इंपॉर्टेंट क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का किरचॉफ्स लॉ। मेरे सबसे पहले मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर हम किरचॉफ्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, जब हमारे पास एक ओम्स लॉ है तो मैं किरचॉफ्स लॉ क्यों पढ़ रहा हूं। सबसे पहले तो यही डाउट आना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर कि सर ओम्स लॉ वहां काम करता है जहां पर सर्किट सिंपल हो। सर्किट कैसा हो? सिंपल हो। जैसे सिंगल बैटरी, सिंगल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सिंगल बैटरी, और बैटरी सब एक जगह पर है। बैटरी सारा कहां पर है? एक जगह पर है, सेपरेट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सर्किट होते हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण देखिए कैसा उदाहरण है उसका। मान लीजिए कुछ एक ऐसा सर्किट है जहां पे ये रेजिस्टेंस है, यहां एक बैटरी लग गई, यहां एक और रेजिस्टेंस था, इसके पास एक और यहां बैटरी लग गई, फिर यहां से आगे बढ़े, यहां पर एक रेजिस्टेंस, और इस प्रकार से सर्किट आ गया। अब इस सर्किट में ये V1 वोल्ट, ये V2 वोल्ट, ये R1, ये R2, ये R3। अब मेरे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि किस वायर में कौन सा करंट फ्लो करेगा, किस वायर में कौन सा करंट फ्लो करेगा। इस वायर में अगर मैं मानता हूं कि चलो यहां पर I1 मान ले, तो फिर यहां से एक दूसरा करंट यहां कुछ I2 है। अब ये इधर गया, अब पता नहीं इधर कौन जाएगा, फिर इधर कौन जाएगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनता जा रहा है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट में जहां पर मेरे पास सोर्स एक से ज्यादा हो, रेजिस्टेंस एक से ज्यादा हो, और हर वायर में मैं करंट डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि किस वायर में क्या करंट होगा, कहां पर क्या फ्लो कर रहा है, ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट पर मुझे कौन मदद करता है? किरचॉफ मदद करता है। बात समझ में आई कि किरचॉफ लॉ हम कहां लगाते हैं? मोर देन वन बैटरी के केस में। और वो भी बैटरीज कैसे होनी चाहिए? अलग अलग वायर में। एक ही जगह पर एक लगातार हुआ तब तो बैटरी इन सीरीज पैरेलल हो गया, सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल, वो फिर अलग की कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप लिखते हैं तो लिखिए करंट एंड वोल्टेज इन सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, current and voltage in simple electrical circuit can be found by using Ohm's law, can be found by using simple electrical circuit, can be found by using Ohm's law। तो Ohm's law यूज करके आप सिंपल सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए, फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट Kirchhoff's law are used, Kirchhoff's law are used to find the current and voltage in different parts of the circuit। तो अब ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट में, इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट में वोल्टेज और करंट अगर आपको पता करना है, वोल्टेज और करंट अगर आपको पता करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको किरचॉफ्स लॉ यूज करना होगा। किरचॉफ्स लॉ डन। किरचॉफ ने दो नियम दिए। किरचॉफ्स का पहला रूल, किर CHH OFF, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। हेडिंग डालिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, डिटरमाइंड बाय किरचॉफ्स लॉ। डन। इसी लॉ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ का करंट लॉ, और इसी का एक और नाम है किरचॉफ्स जंक्शन रूल। किरचॉफ का जंक्शन रूल। कुल मिलाकर किरचॉफ के कितने नाम हैं? एक तो बाकायदा इसका किरचॉफ का पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि किरचॉफ का जो लॉ है उसका बेसिस क्या है। दिस लॉ, लिखिए, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द fundamental law of physics called as law of conservation of charge, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। तो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट, किरचॉफ का पहला रूल क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट क्या कहता है लॉ? राइट, the sum of all the currents, the sum of all the currents entering the circuit या entering the junction, this law states that the sum of all the currents entering the junction is equal to the sum of all the currents leaving that point is equal to the sum of all the currents leaving the same junction, बड़ा ही सिंपल सा लॉ है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। क्या कह रहा है? ये एक तार है, इससे सपोज करिए I1 करंट बह रहा है, ये एक तार है, इसको हम I2 करंट कह रहे हैं, ये एक तार है जिससे हम I3 करंट कह रहे हैं, और यहाँ से एक तार निकला है जिस पर I4 है, और यहाँ से एक तार है जिसमें हम I5 कह रहे हैं। तो लॉ कहता है इंटरिंग, तीन करंट आप देखिए, आपको दिखाई देगा कि ये तीन करंट क्या कर रहे हैं? इंटर कर रहे हैं। और आपको ये दिखाई देगा कि ये दो करंट क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। लॉ कहता है सम ऑफ ऑल द करंट्स इंटरिंग दिस सर्किट मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग द सर्किट, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू होना चाहिए I4 प्लस I5 के बराबर। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आधारित है। बढ़े आगे जाऊं, बना लिए? जल्दी जल्दी बनाइए। अच्छा, यहीं पर लिख देता हूं। देखिए, क्या मैं अगली लाइन पे ऐसा लिख सकता हूं? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो कन्वेंशन के हिसाब से क्या मतलब हुआ कि जो इंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव और जो निकल रहा है उसको नेगेटिव, और उसका टोटल सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। यानी समेशन ऑफ all the currents in the circuit must be equal to what? 0। अब ये all the currents में इंटरिंग और एग्जिटिंग या लीविंग दोनों आ जाएगा। डन? यहां तक कोई डाउट? इसके नीचे लिखिए साइन कन्वेंशन। व्हाट इज साइन कन्वेंशन? Current entering the circuit is taken as positive. Current entering a junction is taken as positive, point number 1। और दूसरा, current
leaving the junction is taken as negative, is taken as negative. अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है, तो देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0. अगली लाइन पे मैं क्या लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ t. क्या हो जाएगा, I1t I2t I3t I4t I5t. कोई दिक्कत? अगली लाइन पर क्या मैं लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मस्ट बी इक्वल टू Q4 प्लस Q5. या अगली लाइन पे मैं ये भी लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 इज इक्वल टू 0. या ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू 0. मतलब सम ऑफ चार्ज entering the circuit, that is sum of charges entering the circuit is equal to sum of charges लीविंग द सर्किट. लीविंग द सर्किट मतलब लीविंग द जंक्शन, लीविंग द सर्किट यानी लीविंग द जंक्शन. और टोटल चार्ज इसके हिसाब से क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया. चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो चार्ज क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया. ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या है, फिजिक्स है. कोई दिक्कत? डन. ये आपका फर्स्ट लॉ समाप्त हो गया. हेडिंग डालिए, सेकेंड लॉ ऑफ या किरचॉफ्स का दूसरा नियम, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ. इस लॉ को दो और अलग अलग नाम से जानते हैं. एक किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज किरचॉफ्स लूप रूल. लूप रूल, ये तीन नाम है इसके. ये तीन नाम है, पहला नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम. नेक्स्ट है द फंडामेंटल, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल principle of physics known as law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि किस लॉ पर आधारित है. तो ये किस पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर. और वो किस पर आधारित था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर. ठीक है, चार्ज पर. लिखिए, यहां तक लिख लिए. इट स्टेट्स दैट, अगला लिखिए, इट स्टेट्स दैट
सवाल लिखा जाए, माने ये लिखा जाए, डेफिनेशन लिखा जाए, इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल voltages and EMFs of all sources in any closed electrical circuit, in any closed electrical circuit is equal to zero, is equal to zero। इसका टेंशन नहीं लेना है कि सर ये सब क्या लिखा हुआ है, मैं जब भी क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट तो ध्यान रखना ही पड़ता है, उसमें आप कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। समेशन ऑफ ऑल द EMFs प्लस समेशन ऑफ all the potential differences is equal to what? Is equal to 0, and this is the fundamental law of, based on the fundamental law of physics, that is conservation of energy। और ये दोनों ही एनर्जी का टर्म है, चाहे आप वोल्टेजेस का सम लीजिए या किसी EMF का सम लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल द वोल्टेजेस एंड पोटेंशियल एंड EMF है ना, ये करेंगे अभी, इसका मतलब समझेंगे। EMF एंड वोल्टेज का डिफरेंस, वोल्टेज मतलब IR, यानी करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, और EMF मतलब तो डायरेक्ट EMF है। दोनों मिलाकर IR भी वोल्टेज है और EMF भी वोल्टेज है, दोनों वोल्टेज का सम दैट इज एक्चुअली एनर्जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देन हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन। अब देखिए ये साइन कन्वेंशन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। साइन कन्वेंशन ये थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल है। अब कहेंगे सर कंट्रोवर्सी क्या है इसमें? मुझे नहीं पता आप लोग ये चैप्टर स्कूल में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़ लिए हैं और समझे भी हैं तो उसको फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसी को फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आप मेरे को पढ़ रहे हैं, मेरे से फॉलो कर रहे हैं, तो जो कन्वेंशन हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, तो फिर दूसरे का बने। दोनों कन्वेंशन फॉलो नहीं करना है। मेरा कन्वेंशन मुझे ऐसा लगता है, मेरा मतलब मेरे बाप का कन्वेंशन नहीं है, हाँ सही है, माने मेरा कन्वेंशन मतलब हमारा, हमने इसको नहीं निकाला है। अलग अलग बुक अलग अलग कन्वेंशन मानता है, पर ये जो मैं बता रहा हूं ये हेलिडे रेशनिक की किताब में दिया हुआ है और एचसी वर्मा सर भी इसी को मानते हैं। पर दिनेश या नूतन ये कुछ किताबें हैं, ये इस कन्वेंशन को ना मान के एग्जैक्टली इसके अपोजिट कन्वेंशन को मानता है। पर फर्क उससे कुछ भी नहीं पड़ता है, चाहे आप ये कन्वेंशन मानिए कि आप वो कन्वेंशन मानिए, कन्वेंशन चाहे जो भी हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कन्वेंशन जो बता रहा हूं आपको, ये सरल कन्वेंशन है। सरल कन्वेंशन का क्या मतलब है? इसको लगाना रिलेटिवली आसान है, लगाने से ज्यादा याद रखना। जैसे करंट लॉ में आपने क्या याद किया? करंट एंटरिंग द सर्किट पॉजिटिव और करंट लीविंग द सर्किट नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर ऐसा मान ले कि करंट एंटरिंग नेगेटिव है और लीविंग पॉजिटिव है तो उसका आंसर गलत आएगा। आंसर तो उसका भी सही आएगा, बस पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव ले लिए, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव ले लिया। अब समेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इधर नेगेटिव है उधर ले जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और उधर नेगेटिव है इधर ले आइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आसान क्या है, कोई चीज अंदर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लिए, बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव ले लिए। तो कॉमन सेंस से भी थोड़ा याद रखना आसान हो जाता है। इसका भी जो कन्वेंशन मैं बता रहा हूं, अगर आप दूसरे टीचर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे मतलब मैं जो बोल रहा हूं एचसी वर्मा सर और हेलिडे रेशनिक सर की बात कर रहा हूं, वो कन्वेंशन फॉलो करिएगा। वो सरल कन्वेंशन है, बहुत आसान। क्या है देखिए, अच्छा एक तो ये पहले लूप में लगता है, इसलिए इसको लूप रूल बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ में आएगा। ये दो पार्ट में कन्वेंशन डिवाइडेड है। पहला है, अगर आपका रेजिस्टेंस ऐसे है और आपने करंट का डायरेक्शन क्या माना हुआ है? ऐसे माना हुआ है, यानी
आप करंट का डायरेक्शन कैसे माने हैं? ऐसे माने हैं। और आपने लूप भी कैसा लगाया है? दोनों सेम डायरेक्शन अपोजिट, सेम। तो इस जगह पे आप प्लस आई आर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? प्लस आई आर। और इसी का दूसरा भाई, यहां पे अगर एक और रेजिस्टेंस है, आप करंट की दिशा ये माने हुए हैं और आप मूव कैसे कर रहे हैं? ऐसे। इसके जगह पे आप क्या मान लीजिए? माइनस आई आर। सिंपल। इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक इट पॉजिटिव आई आर। इफ यू आर मूविंग इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक नेगेटिव आई आर। याद भी रखना आसान है। इन द डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। ऐसे ही हम लोग फिजिक्स में 11 में भी करते थे। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। सेम लॉजिक से मैंने कह रहा हूं कि अगर करंट एंड डायरेक्शन जिसमें आप चल रहे हैं और जो करंट का डायरेक्शन है, इफ दे आर सेम, टेक इट पॉजिटिव। इफ जहां आप चल रहे हैं और जहां वो चल रहा है अगर अपोजिट आ रहा है, टेक इट नेगेटिव। सिंपल। तो लूप में जहां कहीं भी रेजिस्टेंस होगा, उसका अगर करंट पता है तो उसको मल्टीप्लाई करके आई आर निकाल लेंगे। तो ये क्या निकल गया? पोटेंशियल डिफरेंस। अब सेकंड रूल क्या बताएगा? ईएमएफ के बारे में। और सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट का क्या होना चाहिए? जीरो। लॉ यही कह रहा है ना, पढ़िए लॉ क्या कह रहा है। लॉ ने यही बोला है कि सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड ईएमएफ ऑफ द सोर्स, इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। तो ये आ गया पहला। अब आइए सेकंड पर। सेकंड वाला ये भी और आसान। ये पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर मैं मान रहा हूं आप ऐसे बढ़ रहे हैं, पहले कौन टकराया, तो आप इसको पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है। और अगर आप, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, पहले कौन टकराया? नेगेटिव। तो आप इसको क्या ले लीजिए? जो पहले टकराया उससे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव या नेगेटिव। सिंपल। इससे असल आसान और कन्वेंशन कुछ हो नहीं सकता। तो अगर ये आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे ये जो बुक मेरे सामने पड़ी है दिनेश की, इसमें कुछ और कन्वेंशन दिया है पर मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन आंसर चाहे आप इसको फॉलो कीजिए या इसको फॉलो कीजिए, दोनों से आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। एक क्वेश्चन करेंगे, उसी क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने क्या किया है, सही सॉल्व किया। डन। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है कोई डाउट? राइट। पहला सवाल, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, बढ़े ना आगे। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग, हाँ खत्म लॉ, किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। आसान है, देखिए ना अभी थोड़ा देर में आप सवाल एकदम फटाफट बनाने लग गया। डिटरमाइन द करंट I1, I2, I3 इन द नेटवर्क शोन। डिटरमाइन द करंट I1, I2, I3, I1, I2 and I3 इन सर्किट शोन। ये आपको सर्किट दिया हुआ है। सर्किट कैसा है? देखिए सर्किट कैसा है। इस तरह का सर्किट है जहां पर ये इधर आपको 24 वोल्ट है, ये आपका कितना है? 24 वोल्ट है। ये आपका 24 वोल्ट है। यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर उसके नीचे ये 27 वोल्ट है। यहां भी एक बैटरी लगी हुई है और सबसे नीचे 4 ओम है। ये 4 ओम है। दिस इज 6 एंड दिस इज 2 ओम। और ये बैटरी जो है दिस इज 24 वोल्ट एंड दिस इज 27 वोल्ट। और करंट भी ना सब दिशा में दिया हुआ है। कैसा दिया है करंट? कह रहा है यहां पे I2 इंटर कर रहा है, यहां पे I1 फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, और
यहां पर I3 फ्लो कर रहा है। डन। आपको क्या निकालना है? I1, I2, I3। वेरिएबल्स की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। कितनी है? तो कितने इक्वेशन चाहिए होंगे? 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल सॉल्व। अब हम लोग को इसको क्या करना है? पहला सवाल है, मैं खुद सॉल्व करता हूं, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है? खुद से, जैसे आपका मन, मैंने ऐसे घुमा दिया, नाम दे दीजिए A, B, C, D, इसको नाम दे दीजिए E, इसको नाम दे दीजिए E, इसको नाम दे दीजिए F। अपने मन से हम नाम दे रहे हैं, कोई ऐसा नियम नहीं कि ऐसा ही नाम देना है। डन। आप लिखेंगे, मैं पेज बदलूं या इधर ही लिखता हूं? कहेंगे फोटो रहेगा तब ना बगल में, क्योंकि मेरे को लूप लगाना है। हाँ, फिर उसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है? छोटा तो हुआ, चलो तुम इधर आ जाओ। चलिए अभी देखिए, मेरे को क्या लगाना है? लूप लॉ लगाना है। तो लूप लॉ जब मैं लगाऊंगा, लूप लॉ किस में? A, B, C, D, A में। A, B, C, D, A में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से लिखेंगे। मैं A से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले कौन टकराया? तो मैं लिखूंगा +24। क्या लिखूंगा? +24। फिर मैं आगे बढ़ा, ये देखिए, ये करंट अगर ऐसे आया है तो ऑब्वियसली इस जगह पे करंट कहां रहा होगा? ऐसे रहा होगा तब ना करंट इधर आया। तो आप इधर जा रहे हैं और करंट कहां बह रहा है? तो यहां क्या लिखेंगे? -2I1। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। -2I1, ठीक है? फिर आप यहां से आए, अब ये देखिए, ये इधर जा रहा है, ये देखिए I2 कहां जा रहा है? इधर। और आप कहां आ रहे हैं? तो वापस से इसके आगे भी क्या लिखेंगे? -6I2। कोई डाउट? और अब ये इधर कौन टकराया? नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? -27 इज इक्वल टू वॉट? 0। कोई डाउट है तो पूछिए। अगर ऐसा लिखे हैं, अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। क्या करेंगे? -2I1 -6I2 -3 इज इक्वल टू 0। सारे के माइनस को प्लस कर दें। ट्वाइस ऑफ I1 प्लस 6 टाइम I2 इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है? क्या? तो भाई 6I2 तो लिखे हैं। अरे करंट कहां जा रहा है? आप कहां आ रहे हैं? अपोजिट है ना, तो माइनस होगा ना। हो गया? बढ़े आगे। पहली इक्वेशन आ गई। अब आप रैंडमली अपने मन से, इसमें भी मैं तो ज्यादातर में एक ही दिशा में मानता हूं, यहां पर भी मान लीजिए। तो सेम इसी के नीचे लिखते हैं, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन है तो भाई बनाने में सरल पड़ता है, तो यहीं लिख देता हूं। लूप लॉ किस पे लगा रहे हैं? DCFED, DCFED पर। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से आप चलना स्टार्ट किए। पहले कौन बैठाया? +27। हट में पहले ये +27, करंट इधर जा रहा है और आप भी कहां जा रहे हैं? तो आ जाएगा +6I2। यहां से आप नीचे आए, आप इधर आ रहे हैं, करंट इधर जा रहा है अपोजिट, -4I3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए। 6I2 -4I3 इज इक्वल टू -27, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं?
कोई डाउट है? तो 2 हो गया, पर वेरिएबल कितने हैं? तीसरा है, एक तो बाहर से लगा दीजिए, वो भी हो सकता है, या फिर इस पॉइंट पे जंक्शन रूल लगा दीजिए, करंट इंटरिंग द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू करंट गोइंग आउट। तो अप्लाइंग जंक्शन रूल एट क्या पॉइंट है? एट डी लगा दीजिए, एट डी पर आप लगा लीजिए, क्या होगा? I1 जो कि इंटर हो रहा है मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I3। कितने इक्वेशन हो गए? 3। एक सवाल में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो बस तीनों इक्वेशन को उस पेज पर ले लूं मैं, आप लोग लिख लीजिए, तो फिर मैं उस पेज पर लेकर सॉल्व करता हूं। पहला सवाल है, मैंने आपसे कहा था कि ये सवाल हम खुद सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बस तीनों इक्वेशन लिख लीजिए, तो मैं उस पेज पर चला जाऊंगा। लिख लिए तीनों इक्वेशन? बड़े? चलिए पहला इक्वेशन बोलिए तो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन इज 2I1 प्लस 6I2 -3, और दूसरा है 6I2 -4I3 इज इक्वल टू -27, और तीसरा है I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब देखिए, मुझे I1 I2 है यहां पे अगर मेरा I1 I2 बन जाए तो मेरा काम बन जाए, तो मैं काम करता हूं I3 की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं। क्या मैं I3 को I1 माइनस I2 लिख सकता हूं? इसको आप कोई एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 4, इसको आप कहां पुट कर दीजिए? यहां पर। क्या होगा देखिए, 6 टाइम्स I2 माइनस 4 टाइम्स I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -27। सॉल्व कर लीजिए, 6 टाइम्स I2 माइनस 4 टाइम्स I1 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स I2 इज इक्वल टू -27। इसको सॉल्व कीजिएगा, -4I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू -27, इक्वेशन नंबर 5। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? अब एक काम करते हैं, ये भी I1 I2 में है और ये भी I1 I2 में है, ज्यादा आसान होगा मैं इसको 2 से क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई। तो I1 I1 दोनों का सेम हो जाएगा, कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 4 टाइम्स I1 प्लस 12 टाइम्स I2 इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू -6। 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को क्या करते हैं? ये तो कट गया, 2 से कर दिए। अब ये कितना हो गया देखिए, ये हो गया प्लस 22, प्लस की माइनस? प्लस 22 I2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? -33, और यहां से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो I2 आ जाएगा -3/2 एम्पेयर। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि I2 इतना आया है, हाँ बस एक प्रॉब्लम आया कि साला माइनस आ गया। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्चुअली द करंट इज नॉट फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन, द करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो I1 का वैल्यू कितना आया आपका? I2 आ गया -1.5 एम्पेयर। अब एक बार I2 आ गया तो अब आप क्या कीजिए, किसी एक में पुट कर दीजिए, तो I1 आ जाएगा। तो इसी में पुट कर लेते हैं, पुटिंग दिस इन फर्स्ट वैल्यू। क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स I1 प्लस 6 इंटू -3/2 इज इक्वल टू -3।
ट्वाइस ऑफ I1 माइनस 9 इज इक्वल टू -3, ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू 6, I1 इज इक्वल टू हाउ मच 3 एम्पेयर, I1 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। I1 कितना आ गया 3 एम्पेयर आ गया। एक बार I1 और I2 आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी I3 निकालना है ना, I3 क्या होगा I1 माइनस I2, तो लगे हाँ तो वो भी क्या कर लीजिए निकाल लीजिए। I3 इस इक्वेशन से आप I3 निकाल सकते हैं। I3 क्या होगा, I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, I1 है 3 एम्पेयर माइनस ऑफ माइनस 1.5, सॉल्व कीजिएगा 3 प्लस 1.5 दैट इज I3 इज इक्वल टू 4.5 एम्पेयर, और ये क्या हो गया आपका अभी, ये तो सरल सवाल था, ये क्यों 5 में पूछेगा। हाँ मैंने आएगा तो ऐसे आएगा, ऊपर एक लॉ पूछ लेगा स्टेट किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, और उसके नीचे ये क्वेश्चन दे देगा, दोनों मिला के 5 नंबर हो जाएगा। आता ही आता है। और करना क्या है, लूप लगाना है और इक्वेशन लिखने आना चाहिए। लूप तो सब में याद रखिएगा, मैं तो क्लॉकवाइज ही लगाता हूं सब में, दुनिया का जितना लूप आज तक हमने लगाया है हम कभी ऐसे लगाए नहीं, हमेशा क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज लगाता हूं, और रूल वही है कि अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है पॉजिटिव, इन द अपोजिट डायरेक्शन है नेगेटिव, पहले पॉजिटिव टकराया पॉजिटिव, पहले नेगेटिव टकराया नेगेटिव। और जंक्शन रूल का तो कोई इतना टफ है नहीं, करंट इंटरिंग द सर्किट पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द सर्किट नेगेटिव, या करंट इंटरिंग को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक साइड इंटरिंग लिख दीजिए, एक साइड लीविंग लिख दीजिए। पहला सवाल बहुत ही आसानी से हो गया, कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं अब कोई एक सवाल अभी देते हैं जिसमें आपको I1 I2 I3 नहीं दिया रहेगा, अपने मन से लेना है। जहां पे मन से लेना है वहां पे कुछ भी ले लीजिए, अगर आप गलत लिए होंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। जैसे इसका गलत लिया हुआ था तो नेगेटिव आया ना। इसका क्या मतलब है कि जो वो माना था, क्या माना था, वो मान रहा था कि करंट I1 ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन एक्चुअली करंट कहां जा रहा है, क्या था I1 I2 क्या गलती आया है, I2 गलत आया है। यानी I2 गलत आया है मतलब वो मान रहा है कि करंट इधर है। ऑब्वियसली देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट यहां से निकलेगा, तो यानी ये निकल रहा होगा, ये भी घुस रहा होगा, ये दोनों मिलकर इधर जा रहे होंगे। इसलिए देखिए I1 का वैल्यू आया है 3 एम्पेयर, ये आया है -1.5, तो इधर माने थे 1.5 -1.5, माने इधर आता तो 1.5, लेकिन इसका उल्टा हो गया तो मतलब -1.5, ये -1.5 और ये 3 और 1.5 मिलके क्या हो गया 4.5। दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस होना भी चाहिए था, तो 3 + 1.5 ये 4.5 हो गया। तो आपका ये वोल्टेज रूल चार्ज का भी कंजर्वेशन हो गया, और एनर्जी कंजर्वेशन तो आप लगाए ही लगाए हैं, नहीं हुआ। अगला सवाल चलें, इसी पर और बेहतरीन सवाल सब है, टॉप क्वालिटी का सवाल सब है। तो आज तो सिंपल वाला करवा रहा हूं, अगली क्लास में हम लोग इसके बेहतरीन क्वालिटी वाले सवाल करेंगे। ये सब तो सरल है, इसमें तो कुछ किए ही नहीं, मैंने इसमें कुछ करते तब ना। लिखिए अब ये वाला जो सवाल है ना, ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको स्टेटमेंट पढ़ के स्वयं से डायग्राम बनाना है और उसके बाद आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सेंट्रल टैपिंग मतलब समझते हैं, कोई बात नहीं। यहां देखिए, कोई भी मान लीजिए इस तरह का अगर वायर रहता है ना, उसको अगर आप सेंट्रल टैप करेंगे तो मान लीजिए इसका 6 ओम है, इसका मतलब 3-3 ओम में बढ़ जाए, इसको बोलते हैं सेंट्रल टैपिंग। रेजिस्टेंस का सेंट्रल टैपिंग इसी को बोलते हैं। तो बस ये सेंट्रल टैपिंग शब्द याद रखिएगा तो काम आपका बन जाएगा। चलिए सवाल लिखिए, राइट। 2 सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा दिए है ना, नहीं पढ़ाए हैं, कोई बात नहीं। लिखिए 2 सेल्स ऑफ EMF 1.5 volt and 2 volt, 1.5 volt and 2 volt, and internal resistance 2 ohm and 1 ohm respectively, and internal resistance of
2 ohm and 1 ohm respectively, 2 ohm and 1 ohm respectively, have their negative terminal joined by, have their negative terminal joined, negative terminal joined by 6 ohm and positive terminal by another wire of 4 ohm and positive terminal of another wire with 4 ohm resistor, 4 ohm resistor. A third wire, ये आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है. A third wire of 8 ohm connects the midpoint of these two wires. A third wire of 8 ohm connects the midpoint. अब देखिए midpoint वाला वर्ड आया ना, midpoint मतलब सेंट्रल टैब, midpoint of these two resistance, these two resistance. Find the current through and the potential difference at the end of third wire. लिखिए, find the current through, find the current through and potential difference across third wire, यहीं पे सर्किट बनाएंगे, पर पहले थोड़ा सा आप सोचिए. मैं भी आपके साथ साथ पढ़ के ही बनाऊंगा, और मैं सोचता हूं कि अगर मैं पढ़ के बना पा रहा हूं तो आप भी पढ़ के बना लेना चाहिए. पर पहले आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करिए, बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा तो फिर मैं बनाता हूं. एक एक लाइन करके पढ़िए. कह रहा है 2 cells of EMF 1.5 volt and 2 ohm एन इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी उस पर्टिकुलर बैटरी का भी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है. देन सिंपल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r विथ पॉजिटिव बैटरी समथिंग लाइक दिस. एक वायर है और दूसरा वायर सबसे नीचे जिसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ऐसे है. एक का पोटेंशियल कितना दिया है, 1.5 वोल्ट, एक का पोटेंशियल कितना दिया है, 2 वोल्ट. उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है आगे. उसने बोला है रेस्पेक्टिवली, और ये इसका वैल्यू कितना है, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है. रेस्पेक्टिवली बोल दिया मतलब पहले वाले का 2 ओम और दूसरे वाले का 1 ओम. हैविंग देयर नेगेटिव टर्मिनल जॉइंड बाय 6 ओम, यानी इसका नेगेटिव टर्मिनल्स ये किससे जुड़ा हुआ है, 6 ओम. दोनों का नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, 6 ओम से. एंड पॉजिटिव ऑफ अनदर वायर विथ 4 ओम, यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो अनदर वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, तो दोनों पॉजिटिव किससे जुड़े हुए हैं, 4 ओम से जुड़े हुए हैं. अ थर्ड वायर ऑफ 8 ओम, जो कि सेंट्रल टैप्ड है, थर्ड वायर ऑफ 8 ओम, तीसरा वायर है जिसका वोल्ट का रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम, connects the midpoint of these two resistances. Find the current flowing through this wire and the potential difference across it. बीच वाले वायर का आपको करंट और पोटेंशियल क्या करना है, निकालना है. ठीक है, करंट अभी दिया हुआ नहीं है, पर अपने बुद्धि विवेक से हम लोग को करंट को क्या लेना है, लेना है. सोचिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ऑब्वियसली करंट यहां से निकला होगा. पहला बैटरी था तो मैं इसे क्या ले लेता हूं, I1.
ये भी एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो बुद्धि विवेक से यही लग रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो यहां से करंट क्या निकलता है? निकलता है I2। ये I1 इधर आया, I2 इधर आया, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या बना होगा? I1 प्लस I2 बना होगा, नहीं बना होगा? इस वायर में यहां से I1 चल के इस तरफ पहुंचा, यहां से I2 पहुंचा, तो यहां से जंक्शन अंदर I1 I2, और यहां से I1 I2 आया होगा, फिर I1 ऊपर की ओर चला गया होगा और I2 नीचे की ओर चला गया होगा, तो ये I1 इसमें रुक गया, I2 इसमें घूम गया। सर्किट एक बार कंप्लीट हो गई। अगला काम क्या होता है? नेक्स्ट जॉब होता है लूप लगाना। नेक्स्ट जॉब क्या होता है? लूप लगाना। दिख रहा है? ठीक से दिखा? बस ठीक है, इससे ज़्यादा का मुझे आवश्यकता नहीं। अब ये पहले ही कर सकते थे नहीं? अब मैं इसमें, अब देखिए करंट ऐसे है, लेकिन मेरी आदत तो क्या है? ऐसे लगाने की है, तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूं, और नीचे वाले में मेरी आदत ऐसे है, तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूं। नाम दे दीजिए कुछ भी, इसी कोने से नाम देते हैं, A B C D E F, नाम दे दिया। नाम देने के बाद अब चलते हैं लिखने की ओर। लूप लॉ एट A B C D A, A B C D A, लूप लॉ लगा दिए। क्या लिखे लूप लॉ लगाने के बाद? हम यहां से चलना स्टार्ट किए, बढ़े आगे, करंट इधर, आप इधर, क्या लिखेंगे? -2 × I1। आप इधर जा रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल टकराया, +1.5। फिर आप नीचे जा रहे हैं और करंट कहां बह रहा है? ऊपर। लेकिन यहां पर एक चीज सोचने वाली है, ये पूरा 6 था, तो ऊपर कितना रह जाएगा? 3, तो अब 3 ही ओम रह गया। आप इधर जा रहे हैं लेकिन करंट इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? -3I1। डन। अब यहां से आगे बढ़िए, करंट इधर जा रहा है, आप किधर आ रहे हैं? अपोजिट। यहां क्या लिखेंगे? -8 टाइम्स I1 प्लस I2 प्लस होगा, इज इक्वल टू वॉट? 0। नहीं, अभी और एक टर्म आएगा, इसका भी आएगा। ये करंट इधर बह रहा है, यहां तो 2 × करंट इधर और आप इधर अपोजिट, ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू वॉट? 0। ये आपका पहला पूरा इक्वेशन आया। इसमें किसी एक भी कन्वेंशन में अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं A से चलना स्टार्ट किया हूं, करंट इधर है, मैं इधर जा रहा हूं अपोजिट, माइनस ये पॉजिटिव टर्मिनल टकराया, प्लस ये करंट इधर ऊपर आ रहा है और मैं नीचे जा रहा हूं, अगेन अपोजिट, माइनस करंट इधर आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूं, अगेन माइनस करंट नीचे आ रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूं, अगेन माइनस। अब इसको जरा सा सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व यहां मत कीजिए, मैं दूसरा लूप लगा लेता हूं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। सॉल्व करेंगे तो फिर मेरे पास जगह नहीं बचेगा, तो दूसरे का लूप लगा लेते हैं। दूसरा लिखा लूप एट, इक्वेशन आप लोग लिख लीजिएगा, हम लोग दूसरे पेज पर सॉल्व कर लेंगे। लूप एट D C F E D, ये आपने क्या लगा दिया? लूप लगा दिया। लूप लगाने के बाद इक्वेशन लिखते हैं। चलिए यहां से चलते हैं, तो मैं D से चलना स्टार्ट किया, ऐसे बढ़ा तो करंट भी उधर और आप भी उधर, दोनों उधर, मतलब +8 टाइम्स I1 प्लस I2। अब आप भी नीचे, करंट भी नीचे, सेम डायरेक्शन, +3 टाइम्स I2। फिर आपको कौन टकराया? नेगेटिव, -2। फिर आगे बढ़े, करंट भी उधर, आप भी उधर, माइनस की प्लस I2, और आप जा रहे हैं ऊपर, करंट भी जा रहा है ऊपर, +2 I2,
इज इक्वल टू वॉट 0। 2 लॉ लग गया और तीसरा लॉ ऑलरेडी आप लगा दिए क्योंकि तीसरा वेरिएबल आप लिए ही नहीं, आप खाली I1 I2 लिए हैं। तो चूंकि आप खाली I1 I2 लिए हुए हैं तो अगर मान लीजिए इसमें I3 मान लेते तो फिर क्या लिखते I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, लेकिन उसको तो आपने स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट कर दिया। समझे क्या बोल रहे हैं? तो इसमें आपको तीसरा लिखने का जरूरत नहीं, ये दोनों इक्वेशन लिख लिए। तो फिर अगले पेज पर हम जा रहे हैं ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते। इक्वेशन लिख लिया ना, मेरे को बोलिएगा। लिखिए, चलिए बताइए तो क्या इक्वेशन है? -2I1 प्लस 1.5 माइनस 3I1 माइनस 8 टाइम्स I1 प्लस I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, सब I1 माइनस है तो 2 5 8 5 13 और 2 15 माइनस 15I1। आप लोग अभी आया है I2 देखिए सिर्फ माइनस 8I2 आ रहा है क्या? माइनस 8I2 इज इक्वल टू प्लस 1.5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सारे का माइनस खत्म कर दें, क्या आ जाएगा? 15I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 1.5, इक्वेशन नंबर 1। अब आप आइए इक्वेशन नंबर 2 पे। तो इक्वेशन नंबर 2 भी बोलिए जरा। 8I1 प्लस I2 प्लस 3I2, हाँ, माइनस 2 प्लस I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी प्लस खोल ही लेते हैं, प्लस ये एक ही प्लस है, 8I1 है, I2 में 8 8 3 11 11 3 14 प्लस 14I2 इज इक्वल टू, माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस, ये तो कुछ कट भी रहा है, ये क्या हो गया? ये हो जाएगा 4 टाइम्स I1 प्लस 7 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को ये बुद्धि लगाना है कि किस संख्या से इसको मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई किया जाए कि आपका काम बन जाए। दोनों को, ऊपर वाले को 4 से करते हैं और नीचे वाले को 15 से, क्या यही उपाय है ना? अरे वो लंबा लंबा चक्कर में नहीं जाने का। तो इस इक्वेशन अब क्या हो जाएगा? चेंज होके 60I1 प्लस 32I2 इज इक्वल टू 6। क्लियर? और ये इक्वेशन चेंज होके क्या हो गया? 60I1 प्लस 15 सते 105 I2 इज इक्वल टू 15। अगले पेज पर चलें, इक्वेशन ध्यान है? चलें, चलिए बताइए क्या था? 60I1 प्लस 32I2 इज इक्वल टू 6, और दूसरा है 60I1 प्लस 105I2 इज इक्वल टू 15। चलिए, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर है? हाँ है, ठीक है। कितना आ रहा है? 9/, हाँ, ये आ गया 73 माइनस 73I2 इज इक्वल टू माइनस 9, ये कट गया, I2 इज इक्वल टू आया 9/73 एम्पेयर, और यही आपका आंसर भी दिया हुआ है। I2 क्या आ गया? 9/73, और यही आंसर दिया हुआ भी है। डन। और एक बार I2 आ गया तो मेरे ख्याल से I1 कोई भी एक बेसिक सवाल में आप डाल दीजिए तो I1 भी आ जाएगा। किसी में डालिए, पूरे बेसिक वाले में डालिए। किस में डाल लें? इसमें डाल लें? किसमें? इसमें डालते हैं। 8 टाइम्स I1, ये बोलिएगा 8 टाइम्स I1 प्लस 14 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 2। 8 टाइम्स I1 प्लस 14 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 2। I1 का वैल्यू डाल लीजिए, सॉरी I2। 8I1 प्लस 14 इंटू 9/73 इज इक्वल टू 2। ये कटेगा क्या? नहीं, काफी गंदा। 81, ये 7 बार में
नहीं, क्या क्या करवा दिए तेरी वाला। I1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए तो वो तो पहले भी कटा हुआ था, कितना आएगा 126 बाई 73, 73 इंटू 2 करिए, 8I1 इज इक्वल टू 146 माइनस 126 बाई 73, 8I1 इज इक्वल टू 20 बाई 73, ये कटेगा 2 बार में और ये 5 बार में, यानी आ जाएगा I1 इज इक्वल टू 5 बाई 146 एम्पेयर। ये आपका क्या आ गया, I1 आ गया। आंसर दिया है 5 बाई 1, यस सही है। बड़े आगे, लेकिन आपसे सवाल ये नहीं पूछा था, आपसे उसने पूछा क्या है, आपसे मुझे पूछा है वो जो बीच वाली वायर थी ना, उसके अंदर जो करंट था वो कितना था, I1 प्लस I2। तो आपसे पूछा है I1 प्लस I2, I1 कितना आया 5 बाई प्लस 9 बाई 73, इसका एलसीएम आएगा 146, ये हो गया 10, सॉरी ये हो गया 5 और ये हो गया 18। सॉल्व कीजिएगा कितना होगा 23 बाई 146, कटेगा देखिए तो, देखिए तो कट रहा है, नहीं कट रहा है, यही आपका क्या हो गया, ये एम्पेयर आंसर हो गया। 11 से 22 होता है कि 23 होता है, तो ये आपका नेट करंट, ये क्या हो गया करंट इन मिडिल वायर I, ये कितना आ गया दिस। यहां तक कोई डाउट, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पूछा उसने, एक और पार्ट पूछा है, ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आपका कितना निकल के आया 23 बाई 146, रेजिस्टेंस 8 दिया हुआ था, कटेगा देखिए तो, ये तो कट जाएगा, ये 73 और ये 4 बार में, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो रहा है, V इज इक्वल टू 92 बाई 73, पॉइंट में लाइए, पॉइंट में बताइए कितना आ रहा है 1 पॉइंट एग्जैक्टली दिया हुआ 1.26 वोल्ट इतनी पोटेंशियल डिफरेंस। इतना करने पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 2016 का पूछा हुआ सवाल है क्या, हाँ मैं इतना अगर आप लिख देंगे तो 5 नंबर टीचर दे देगा, लेकिन देख रहे हैं कितना पेशेंस का काम है, टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है, एक भी प्लस माइनस साइन गलत हुआ सारा खेला गलत। तो आपको बस क्या करना है, एकदम पेशेंसफुली धीरे 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 उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आज मैंने बहुत बेसिक टाइप के सवाल आपको करवाए हैं, दोनों ही बेसिक सवाल थे। अगली क्लास में किरचॉफ के ऊपर बेहतरीन सवाल करवाने का कोशिश करूंगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।